नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2024 की चुनावी तैयारियां तेज होती जा रही हैं और सभी पार्टियां अपने पूरे तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। ऐसे में चुनावी वायदों को लेकर के एक बार फिर से बुजुर्ग और किसान सभी पार्टियों के रणनीतिक केंद्र में हैं। कांग्रेस ने सोनीपत के अंदर संविधान बचाओ रैली में जहां बुजुर्गों की पेंशन को 6,000 रुपए करने की घोषणा की है, तो इनेलो की परिवर्तन यात्रा में 7,500 रुपए बुजुर्गों को देने की घोषणा इनेलो ने कर दी है। बीजेपी जेजेपी 5100 का वादा पहले ही कर चुकी है, लेकिन मौजूदा सरकार 2700 रुपए पेंशन के नाम पर बुजुर्गों को दे रही है। उधर बिजली को लेकर के भी कांग्रेस ने बड़ा वादा कर दिया है। कांग्रेस का कहना यह है कि सत्ता में आने पर 300 यूनिट बिजली वो फ्री में देंगे। एक तरफ सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए अपनी योजनाओं और काम को जनता के सामने रख रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी अब पूरी तरह से तैयार है, आक्रामक है। बेरोजगारी, किसान, मजदूर और महिलाओं को साधने के लिए ये चुनावी वायदे हैं जो कि किए जा रहे हैं और अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में जनता आखिर किन वायदों पर भरोसा करती है। तो चाहे पेंशन की बढ़ोतरी की मांग हो या फिर आप फ्री बिजली के वायदे को देखें या बेरोजगारों की आप बात करें, इन सारी बातों को केंद्र में रखते हुए ये सभी पार्टियां अपने अपने वायदों को कर रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जनता भरोसा किस पर करेगी। तो अब आपको यह बताते हैं कि किस विपक्षी पार्टी ने अपने सियासी रैलियों के दौरान क्या क्या वादे किए हैं, क्योंकि ये वायदे ही हैं जो कि 2024 के चुनावों में इन पार्टियों की तरफ से रणनीतिक तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। अब कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। बुढ़ापा पेंशन को 6,000 रुपए करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा आज सोनीपत में इसका ऐलान किया गया। ई टेंडरिंग हम खत्म करेंगे, ये बात विपक्ष के तौर पर कही गई। इसके अलावा एससी और बीसी ब्लॉक वापस लाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल ने देखिए बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपए करने का वादा किया। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता भी कहा कि 21,000 रुपए दिया जाएगा। तो ये इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से वायदा किया गया है। तो विपक्ष के ये चुनावी वायदे हैं जो कि किए जा रहे हैं और इन सब वायदों के बीच में अब देखना यह है कि जनता इन वायदों को किस तरह से देखती है। अब बुजुर्ग की पेंशन को लेकर के कांग्रेस और इनेलो के वादे पर क्या कुछ कहना है पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और ओपी चौटाला का, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मैनिफेस्टो देखो आगे, एक ने कहा था 5100 रुपए देंगे गुजराती को, तो काट दी। अरे हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो 6,000 देंगे। हमारी सरकार निश्चित रूप से बढ़ेगी। आज हरियाणा की तरफ दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बढ़ेगी और हमारी जब सरकार बढ़ेगी तो हम 7,500 रुपए महीने का हर बुजुर्ग को देंगे। तो चुनाव नजदीक है और चुनावी वायदों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि ये अलग है कि सरकार अपने अभी तक के किए गए कामकाज को लेकर के अब जनता के बीच में है। मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं। जो कार्यकाल रहा या जिस तरीके से सरकार की योजनाएं रही हैं उनके लाभ को गिनवा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, संवाद के जरिए समस्याओं के समाधान की कोशिश भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि आक्रामक मोड में है और अभी से अपने इन चुनावी वायदों के सहारे जनता के बीच में जाने की जो कोशिश है वो विपक्ष के द्वारा लगातार जारी है और ये प्रयास चल रहा है। आज सोनीपत के अंदर भी आपने देखा कि किस तरीके से रैली के माध्यम से भूपेंद्र हुड्डा ने न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि इस मंच के माध्यम से भी कुछ बड़ी बातें ऐसी हैं जो कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कही, जिसमें उन्होंने बुढ़ापा पेंशन को 6,000 रुपए करने की बात कही। सबसे अहम बात उन्होंने कही कि 300 यूनिट तक जो बिजली है वो हम फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ बड़े ऐलान उनके द्वारा किए गए और इंडियन नेशनल लोकदल भी आप देख रहे हैं कि परिवर्तन पदयात्रा के दौरान इसी तरह के वायदों को जनता के बीच में कर रही है। ओपी चौटाला ने भी अभी आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि अब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी और जैसे ही सरकार बनेगी तो बुढ़ापा पेंशन है उसको 7,500 करने का काम किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 21,000 रुपए। यह ऐलान भी इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है। तो अपने अपने चुनावी वायदे हैं, लेकिन अब जनता इन वायदों में से किस वायदे के साथ जाती है या जनता इन स्थितियों को किस तरह से उसका आकलन करती है, किसके वायदों पर वो ज्यादा भरोसा करती है और इस बार हरियाणा के अंदर 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो किन मुद्दों पर रहने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वायदे जो किए जा रहे हैं उन सब में जनता को कैसे जोड़ पाएगा विपक्ष या जनता किस पर भरोसा करेगी। ये सबसे अहम विषय है और इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं, क्योंकि वायदे हमेशा आप देखते हैं चुनाव से पहले होते हैं, लेकिन सवाल सरकारों के सामने भी होता है कि जो वायदे किए जा रहे हैं उसको धरातल पर उतारा कैसे जाएगा और जो वायदे इसके पहले भी किए गए हैं उनमें से कितने वायदों को पूरा कर पाए हैं।
ये भी सवाल है, क्योंकि जनता से वायदे तो हमेशा चुनावों से पहले होते हैं, लेकिन उन वायदों को कौन कितना पूरा कर पाता है ये भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तो चुनाव में जाना है। इसलिए वायदे चाहे 6,000 की पेंशन की बात हो या 7,500 कर देंगे, या मौजूदा सरकार जो कि 2700 दे रही है, 5100 का जो वायदा था, इन सब को कैसे आप देखेंगे। बेरोजगारी जो कि हमेशा से एक बड़ा विषय रहा है, महंगाई जो कि हमेशा से एक बड़ा विषय रहा है, और इन सब के बीच में अलग और बड़ा क्या रहेगा, जनता किसके ऊपर और क्यों भरोसा करेगी, और कैसे इन वायदों के सहारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा पाएंगे, और कैसे वो सत्ता के अंदर आ पाएंगे इन वायदों के सहारे, ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और फ्री बिजली देने की जो बात कही जा रही है, इन वायदों का असर क्या होगा 2024 के विधानसभा के चुनावों में, और मौजूदा सत्ताधारी पार्टी जो वादे करके सत्ता के अंदर आई थी, उनमें से कितने वायदों को वो पूरा कर पाई है, और इसके अलावा अब आगे उसकी रणनीति क्या रहेगी, ये भी देखना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष तो अपनी रणनीति को साधते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब इसका काउंटर क्या है और उसको किस तरीके से देखा जाए, आज बड़ी बहस में इसी पर चर्चा हम करेंगे। तो आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, पहले उस पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि 2024 की तैयारी, किसके वादे पड़ेंगे भारी। दूसरा सवाल यह है कि क्या पेंशन पर सियासत में टेंशन होगी। तीसरा सवाल यह है कि फ्री बिजली क्या हरियाणा में चुनावी मुद्दा बनेगा। चौथा सवाल यह है कि बेरोजगारों पर युवा किसके साथ जाने वाले हैं, और किसान और मजदूर आखिर किस पर भरोसा जताएंगे। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये सारे ऐसे अहम विषय हैं जो हर बार आप देखते हैं कि रहते हैं चर्चा के अंदर, और इसलिए इन चर्चाओं के बीच में ये जो वायदे हो रहे हैं, ये कैसे जनता को अपने ओर आकर्षित कर पाएंगे या कनेक्ट कर पाएंगे, आज ये भी समझने की हम कोशिश साथ में करेंगे। तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी वायदे, मैंने पहले भी कहा कि हर बार आप देखते हैं कि विधानसभा चुनावों से या कोई भी चुनाव हो, चुनाव से पहले पार्टियां वायदे जरूर करती हैं, अपने अपने मैनिफेस्टोज को जारी करती हैं, लेकिन इन सब वायदों के बीच में कैसे इन वायदों के सहारे जनता तक आप पहुंच रहे हैं, आज ये समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंदना पोपली जी, स्वागत आपका चर्चा में। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाग सिंह दमदमा जी, आपका भी स्वागत है। बजरंगदास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंगदास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोक दल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत। और मनोज राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज राठी जी, आपका भी स्वागत है। वंदना जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम है, मौजूदा वक्त में सत्ताधारी पार्टी आप हैं, इसलिए आप लोगों ने जो वायदे किए, अब चूंकि 24 नजदीक है, पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने अपने वायदों को कर रही हैं। आज भूपेंद्र हुड्डा ने कहा 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, 6,000 रुपए हम बुढ़ापा पेंशन करने वाले हैं, और कुछ और भी बड़ी बातें उन्होंने कही। आपकी तैयारी कैसे है, विपक्ष के इन वादों को आप कैसे देखते हैं, जनता को क्या बताएंगे 24 के चुनावों में, आपका पहला रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा। वंदना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आवाज मिल रही है, आपको आ रही है आवाज? जी जी वंदना जी, आपसे मेरा सवाल है, जवाब दीजिए। जी, मैंने सवाल सुना है, और सबसे पहले आज जो सोनीपत में रैली हुई है, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं वो क्लियर हो गई हैं। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि जब वो हार गए हैं तो 5 साल के बाद शायद हम वापस आ जाएंगे, शायद हम 10 साल के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन आज इनको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 24 में जिनकी वापसी नहीं है। तो आज ये सिचुएशन आ गई है कि हुड्डा जी कह रहे हैं चाहे उखड़ू बिठवा लो, चाहे हाथ जुड़वा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, लेकिन कैसे भी करके मेरे को सत्ता में ले आओ। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने वायदे किए हैं, वो एक प्रश्न चिन्ह भी लगाता है उसके पीछे। यहाँ पर ये कहते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ, मेरे साथ जो भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, अगर किसी ने अपना टीवी सेट या कोई स्पीकर वगैरह ऑन किया तो उसको एक बार ऑफ कर लें, क्योंकि आवाज बहुत इको कर रही है। वंदना जी, आप अब कंप्लीट करें। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आज जो इनकी रैली थी वो कई प्रश्न चिन्ह भी यहाँ पर लगाती है। ये क्या कह रहे हैं कि हम 5100 रुपए जो पेंशन है वो बढ़ा देंगे। मुझे ये लगता है कि इन्होंने शायद हरियाणा की जो जनता है वो इतनी स्वाभिमानी है, उसको क्या समझ लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक व्यक्ति जो बुजुर्ग है, जो 60 साल के ऊपर का है, अगर उसको वो ये सोचता है कि मुझे 5100 रुपए मिलेंगे, तो वो क्या ये भी नहीं सोचेगा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मेरे पोते को नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे फिर से वापस से नेताओं के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब जिस तरह से योग्यता से नौकरी मिलती है वो नौकरी मिलनी बंद हो जाएगी।
दूसरी बात, जो भी फैसिलिटी उसको घर बैठे मिलती है। पहले क्या होता था कि सरकार का अगर कोई छुट भैया नेता है तो भी उसके चक्कर काटने पड़ते थे, कभी राशन कार्ड बनवाना है, कभी कुछ और काम है, कभी पेंशन लेनी है, कभी पार्षद के पास जाना है, तो वहां जाकर जो है उनको अपने काम करवाने पड़ते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज इनकी जो हमारी सरकार है वो इनकी जेब में है, मोबाइल निकालो, फटाफट से अपनी पेंशन बनवा लो, अपना राशन कार्ड बनवा लो, सीएससी सेंटर में चले जाओ। ये क्या कहते हैं कि हम पूरे सिस्टम को चेंज कर देंगे, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति का ये नहीं सोचेगा। इन सब स्थितियों के लिए मेरे परिवार वालों को कहीं ना कहीं धक्का खाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं, और आज डीबीटी के माध्यम से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 1 का 1 रुपया पूरा उस व्यक्ति के पास में, उसके अकाउंट में पहुंचता है। तो क्या बुजुर्ग वो नहीं सोचेगा कि स्थितियां बदल जाएंगी? तो जिस तरह से एक ट्रांसपेरेंट सरकार दी है, जिस प्रकार से एक योग्यता के आधार पे लोगों को नौकरियां मिली है, हमने परफॉर्मेंस दी, हमने राजनीति नहीं की है, तो बुजुर्ग नहीं, लेकिन व्यक्ति देखिए, जरूर किसान सोचेगा हो, कि बुजुर्ग हो, 5100 वंदना जी, रुपए के देखिए, लिए, किसान हो, बुजुर्ग हो या 5100 नौजवान रुपए के हो, लिए, ये हमेशा नहीं, से हम ये लोग सब देखते हैं नहीं कि जब भी होने चुनाव आते हैं वंदना जी, ये केंद्र में होते हैं। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करेंगे तो फिर बात आएगी रोजगार पर आपने कितने दिए। अगर हम बुजुर्गों की बात करेंगे तो ये कहते हैं आपने पेंशन कार्ड दी लोगों की, आप उसका क्या जवाब देंगे लोगों को। और दूसरा ये है कि किसानों की जब चर्चा होती तो हमेशा से विपक्ष कहता है कि आप किसानों के सुन रहे, अभी फसल खरीद चल रही है उसको लेकर के भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये तीनों ही चीजों को कैसे साधेंगे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में ये हमेशा केंद्र में रहे हैं, कैसे साधेंगे इसको? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर्स में भीड़ बढ़ी है, तो बच्चों को मालूम है कि अगर हमारे में योग्यता है तो हमारे को जॉब मिलेगी। और जहां तक अगर रोजगार के आंकड़े की बात है तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने बार बार इसको विधानसभा में प्रेजेंट किया। ये कुछ और अपने आंकड़े बताते रहे, वो बात अलग है, लेकिन ये बहुत क्लियर है। चाहे एनएलडी की सरकार की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की सरकार की बात कर लीजिए, भाजपा ने अपने टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं, बजाय इसके कि समय कोरोना पीरियड था उसके बावजूद ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। और अभी तो केंद्र से भी नौकरियां आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, तकरीबन 71,000 नौकरी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दी है। तो वो सब नौकरियां जो है वो लोगों के लिए आ रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये है ना कि जब ये बात करते हैं हम ये वायदे कर रहे हैं, वो वायदे कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। बिजली होती कहाँ थी? पूरी रात बाहर बैठे रहा करते थे, बिजली आया ही नहीं करती थी। तो ये मुझे लगता है कि इनको ये समझना चाहिए कि जनता स्वाभिमानी। और सबसे बड़ी बात आज, क्योंकि अंबेडकर जी की जयंती है, उनको नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगी, आयुष जी, आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिवस था जब ये कहते हैं कि संविधान बचाओ रैली हमने की। आर्टिकल 356 का 90 बार इस्तेमाल करके जिन चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरवाया था, तब तो संविधान को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज इनको, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, तो इनको ये लगता है कि संविधान जो है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंच रहा है, संविधान को खतरे में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट ये अधिकार भी तो संविधान ने विपक्ष को दिया, और ये व्यवस्था हमारे संविधान की है कि भाई विपक्ष में है तो वो अपनी बात को तो रखेंगे ना, यही तो लोकतंत्र है। बिल्कुल, बात को रखेंगे, किसने मना किया? रैली करिए ना, अपनी बात रखिए, लेकिन ये तो मत कहिए ना कि संविधान खतरे में है। आज जो खतरे में है, इनकी पार्टी खतरे में है, या इनकी जो कार्यकर्ता है वो प्रश्न पूछते हैं इनसे। हमसे पूछते थे राम मंदिर बनाओगे, डेट कब बताओगे? आज इनके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं संगठन कब बनाओगे, डेट कब बताओगे? तो मुझे लगता है जो ये जय भारत की बात कर रहे हैं, तो ये जय गांधी परिवार कहने वाले लोग हैं। तो इनको अगर करे, किसने मना किया? लेकिन सबसे बड़ा फोकस क्या था? अब अगर हुड्डा जी का भाषण सुने तो उन्होंने पूरा फोकस इस पर रखा, राहुल गांधी के साथ गलत हुआ। अरे किसने बनाया था रूल? फाड़ा था ना 2 देश जो मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, और उसी राहुल गांधी ने फाड़ा था, और वो के गले की फांस में बन चुका है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो सांसदी जाएगी जाएगी। आज मैं सुन पा रही थी शक्ति सिंह गोयल को, उन्होंने कहा कि 5 लाख की एक पेनल्टी एक भाजपा सांसद को लगी, लेकिन फिर भी उसको नहीं हटाया गया। मुझे लगता है रूल है, दो साल की साहब इसका बेहतर जवाब देंगे। और आप देखिए चुनावी मोड है तो देखिए वंदना जी, इस तरह की बातें तो होंगी ना, विपक्ष तो ये बातें कहेगा। गर्ग साहब कैसे देखते हैं? मैं भी अपनी बात कहूंगी नहीं, ना। बिल्कुल आपने अपनी बात रखी है, लेकिन मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि सत्ता के अंदर आप हैं, इसलिए जवाबदेही आपकी ज्यादा होगी वंदना जी, बस आपने बता दिया। गर्ग साहब कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने कहा कि आप बिजली भी फ्री देंगे, बेरोजगारों को लेकर के भी आप ये कह रहे थे कि नौकरियों को भी आप लोग व्यवस्था करेंगे, साथ ही साथ आपने और भी कई बड़ी बातें कही हैं। कैसे इसको देखा जाए? क्या इसके सहारे आपको लगता है 24 की जो नैया है वो पार लग जाएगी? आयुष जी, जहां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है या कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आज प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। और हमसे ज्यादा आप लोग जानते हो कि आप फील्ड में रहते हो, आपकी पूरी टीमें पूरे हरियाणा के अंदर चप्पे चप्पे में जाती है, उनको सब का पता होता है भी क्या जनता का मूड क्या है।
आज जनता का मूड सबको पता है। इस सरकार को चलता करना, आज बुखलाहट है इनके अंदर। जैसे हमारी मीटिंग हो रही है पूरे हरियाणा में, जनसंपर्क का अभियान, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता जो घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, जो जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो उसके कारण आप समझते हो भाई तकलीफ तो सत्ता में होनी है। और जहां तक कि इन्होंने कहा पैर पकड़वा लो, हाथ जुड़वा लो, सत्ता में ला दो, ये तो भाई हाथ जोड़ने वाले पैर पकड़ने वाले आपने देखे हैं किस तरह डूम की तरह फिर रहे हैं। जो 8.5 साल तो जो एसी कमरे से बाहर नहीं निकले, नू कहते थे भाई आप कोई शिकायत हो मिलने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री विडो लागू कर दिया, आप उसमें शिकायत डालो, बस में से मिलने की जरूरत नहीं। आज वो जनता के बीच जाके सवाल जवाब कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। आयुष जी आपको सारा पता है जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की जगह जगह जो मीटिंगें हो रही है, जनसभा हो रही है, रैली हो रही है, हमारी मीटिंग भी रैली का रूप ले लेती है। आज की रैली में मैं मौजूद था, सोनीपत की रैली के अंदर आपने भी देखा, आपका चैनल के सारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे। मतलब पैर टेकने के लिए जगह नहीं थी। वो ग्राउंड जहां टेंट लगा था बिल्कुल फुल था, उससे कई गुना ज्यादा जनता बाहर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से का आदमी नहीं, हूँ। लेकिन गर्ग साहब मुझे बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब रैली करते हैं तो क्या भीड़ नहीं होती है? उनकी तो रैली में हमेशा भीड़ होती है। मैं यही कहता इतनी हूँ, रैली यही मैंने कहता खुद हूँ। कवर की, मुझे पता है भीड़ तो होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की, ईमानदारी से बताइएगा गर्ग साहब, कांग्रेस में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आपके संगठन को लेकर के या आपसी मतभेद को लेकर के, वो कितना दूर कर पाए? वायदे तो आप करेंगे, कैसे करेंगे भाई मुझे बताइए? संगठन अभी आपका बना नहीं। दूसरा समस्या ये है कि आपके यहाँ अभी भी देखिए किरण चौधरी अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह की बातों को कह रही थी। कैसे साधेंगे जनता को जब आपस में आप लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? ईमानदारी से बताइए गर्ग साहब। आयुष जी बिल्कुल ईमानदारी की बात तो ये है, जहां संगठन का सवाल है, हमारा 90% संगठन बन चुका है, सिर्फ एक लिस्ट आनी बाकी है जिला प्रधान। हमारा प्रदेश का संगठन कंप्लीट, पीसीसी डेलीगेट कंप्लीट, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता कंप्लीट, हमारे महिला संगठन कंप्लीट, युवा का संगठन कंप्लीट, जहां तक कि जितने भी हमारे सेल है प्रदेश की पूरी टीम में बन चुकी थी। एससी की हो, बैकवर्ड की हो, हर वर्ग की हमारी बन चुकी है। दूसरी बात, जिला के जितने हमारे प्रभारी है, ब्लॉक के प्रभारी है, जिला के कन्वीनर है, शहरी कन्वीनर है, ब्लॉक के कन्वीनर टोटल बन चुके हैं। आज की जिस टाइम उदय भांजी बने उसी टाइम बन चुके थे। सिर्फ एक लिस्ट आनी है जिला प्रधान की और ब्लॉक प्रधान की। वो लिस्ट कभी भी आ सकती है, यहाँ से फैसला करके हाईकमान के पास भेजा हुआ वो लिस्ट आनी बाकी है। और दूसरी बात, मैं संगठन की बात जो हमारी सही थी वो भी मैंने बताई, जो लिस्ट आनी थी मैंने वो भी बताई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जहां आपने संगठन की बात करी, फूट की बात करी, सबसे ज्यादा फूट तो भारतीय जनता पार्टी में। इनका अरविंद शर्मा क्या कहते हैं, 300 करोड़ रुपया घोटाला। नहीं, उसका नुकसान तो गर्ग साहब उनको होगा ना। मैं तो आपकी पार्टी की बात आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो अगर ये गड़बड़ है तो ये देखेंगे ना। आप अपनी पार्टी में मुझे बता दीजिए कि क्या एकता है, सब आ गए एक ही प्लेटफॉर्म पे? और अगर ऐसा है तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही थी? किरण चौधरी क्यों कर रही थी? मेरी बात सुनिए, किरण चौधरी क्या बात कहा, उसने क्या गलत बात की? किरण चौधरी ने उसने ये कहा भी ठीक है, उनकी राय नहीं ली जाती, सुना नहीं जा रहा, जो आला कमान तय करेगा वही होना चाहिए, एक पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती। जो वो बातें कह रही हैं वो सबको समझ में आ रहा है। अब आप लोग घुमा फिरा के कुछ नया क्या जोड़ेंगे? कोई घुमान फिरान की बात नहीं है। संगठन का जिक्र भी आया कि हमारे को पूछा नहीं जाता। मैं खुली बात कर रहा हूँ कि खुद से मेरे पूछो। जब पूछे कौन का, जब हमारे सीएलपी नेता जो इंचार्ज है उन्होंने फोन कर दिया, उसके बावजूद भी कोई आदमी नहीं आए तो इलाज नहीं है। दूसरी बात, जहां बताओ इतनी भीड़ को लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जहां भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाता है, दीपेंद्र हुड्डा जाता है, कांग्रेस के नेता जाते हैं, आज से और जो कार्यक्रम है या मीटिंग करते हैं, रैली करते हैं। आपने देखा छोटे छोटे गांवों में जब छोटी ही मीटिंग करते हैं वो भी रैली का रूप बदल जाती है। आपने देखा, हमने सिसाई में मीटिंग करी, सिसाई में 15,000 आदमी आपके सामने आपके चैनल
पूरा दिखाया। हमने बुवानी खेड़ा हल्के में करी, आपके सब बनाना गांव के अंदर, तो वहां नहीं गर्ग देखो साहब, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि देखिए भीड़ तो हमेशा होती है, भूपेंद्र हुड्डा की रैली होती तो भीड़ तो होती है, लेकिन वो भीड़ वोट में कितनी कन्वर्ट हो पाती है ये सबसे दिलचस्प होता है ना, क्योंकि भीड़ तो मैं किसी कह रहा रैली में हूं, नहीं होती है। मुझे आयु जी, मैं बताइए, एक अभी बात इनके नेता कहता हूं, जाएंगे आज- भारतीय जनता आज- पार्टी के आज जाएंगे, या मुद्दा दुष्यंत क्या है? चौटाला जी आज करेंगे, या अभय चौटाला भी पदयात्रा कर रहे हैं, भाई भीड़ नहीं, कहाँ नहीं, नहीं होती? भीड़ तो सब जगह होती है, लेकिन वोट नहीं, कैसे पड़ेगा, भारतीय सीट में जनता कन्वर्ट कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी की रैली में भीड़ नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के जो आपके सामने शाह ने रैली रखी घुमाने के अंदर, और वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है आ रहा है, वहां आदमी गिनती है पाए नहीं, कुर्सियां खाली थी और बहाना मारकर और कैंसिल कर दिया गया लेकिन उनकी कार्यक्रम। रैली में भीड़ नहीं होती, लेकिन सत्ता में वो फिर भी मैं हैं। बता दावा के साथ कहता हूं, सोनीपत में जो रैली हुई, भारतीय जनता पार्टी सारा जोर लगा ले, तब शक्ति भी केंद्र नहीं। लगा ले, ठीक है, हरियाणा में लेकिन छोटा भीड़ सा भीड़ कार्यक्रम भीड़ में अगर इस बात का पैमाना होता तो मुझे लगता सत्ता में तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए था, लेकिन भीड़ भी पैमाना तो होता होता नहीं है। ना। भीड़ का भीड़ बड़ा तो आ जाती है, एक भीड़ नजरिया तो आती है, आज रैलियों में भीड़ आती है, लेकिन जैसे भीड़ पैमाना उमड़ हो रही नहीं है, सकता। ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पहले रैली में आती ठीक है, थी, हाँ, भीड़ भारतीय जनता हरियाणा पार्टी की रैली में भीड़ नहीं आ रही है, आप ये बात कह रहे हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। आधा मिनट लूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज है। आज प्रदेश का किसान है, कर्मचारी है, सरपंच है, आंगनबाड़ी की महिला है, सरकारी कर्मचारी है, छात्र है, हर वर्ग के लोग नाराज क्यों हैं? हर एक नंबर नहीं नहीं, ठीक है, बस वो मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो जो नाराजगी है वो बस आप तक पहुंच जाए और वोट में कन्वर्ट हो जाए, बस इस पर आपको फोकस करना चाहिए हो भारतीय दमदमा चुकी जी। है, और वो कैसे होगा वो हम लोग चुनावों में लोग देखेंगे। इंतजार कर रहे हैं, लोग लठों को अरे तेल ठीक है, पिलाए अभी तो ओपी बैठे हैं। चौटाला को हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने चुनाव कहा आप आए। लिख करके रख लीजिए, इंडियन आपने नेशनल भी लोकदल की सरकार बनने रैली का वाली है, नजारा या आम आदमी देखा? पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, रैली- राठी जी कहेंगे उनकी सरकार बनने वाली है, सब बनाएंगे सरकार अपनी अपनी, जनता आएगी किसके साथ राठी 24 भी तक हम हमारा इंतजार साथी है, राठी करेंगे। को हमसे दूर है, वो भी बात सिंह हमारा दमदमा जी, साथी ठीक है, है। नहीं भाई, पार्टी हर है, एक सब लोग अपने आदमी अपने को वादे और दावे अपनी तो बात करेंगे ना, कहने जैसे का आप दावे कर रहे हैं अधिकार वैसे है। सब हर दावे एक करेंगे। आदमी ठीक को है, अपनी अब जो आयु की नाराजगी बात है उसको रखने वोट में का कैसे अधिकार कन्वर्ट करेंगे, बस हम इस पर रहेंगे। भाग सिंह मैं दमदमा जी, जो वायदे आप लोगों ने किए थे चुनावों में जाने से पहले और फिर गठबंधन की सरकार में जब आप आए तो आप लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बनाया, अब जनता के बीच में जब आप जाएंगे भाग सिंह दमदमा जी, तो जनता को क्या बताएंगे, कैसे आप लोग इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को देखते हैं? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, गर्ग साहब, आयुष जी, आपने एक बड़ा वाजिब सवाल पूछा। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से शुरुआत हुई थी, जो काम किया है गठबंधन सरकार ने वो कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम के ऊपर काम किया। बहुत से ऐसे जब दोनों दलों ने अपने अपने मैनिफेस्टो बनाए थे, क्योंकि आफ्टर पोल हमारा है जो पोस्ट पोल अलायंस था, उसके बावजूद भी दोनों दलों की जो एक कमेटी बनी मैनिफेस्टो, उसमें काफी चीजें तय और जो हम प्रदेश की प्रगति की तरफ, उन्नति और विकास की तरफ हम दोनों दलों ने मिलकर उसको आगे बढ़ाया और दोनों दलों के मैनिफेस्टो से बातें ले लेकर उसको धीरे धीरे सारे प्रदेश के अंदर लागू। जिस प्रकार से अभी मेरे भाई बजरंग दास गर्ग जी भी बता रहे, हर पार्टी को अधिकार है वो अपनी तरफ से बात भी रखे, भीड़ इकट्ठी भी करे और चुनाव के अंदर भी जाने का अधिकार है और बात कहने का भी अधिकार है। आयुष जी, कोई पार्टी कोई दल इस प्रकार की बात कह दे कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो उनके साथ जुड़े हुए लोगों को और प्रदेश के अंदर किस प्रकार का मैसेज? इस प्रकार तो हरियाणा के अंदर जो नई नवेली, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर आ गई है, उन्होंने भी कहा है कि सरकार हमारी बनेगी, कहने का अधिकार है, लेकिन तय तो आखिर हमारे प्रदेश की जनता और वो समय नजदीक है। अब जिस प्रकार से बात की है कि किसानों की हालत, किसानों को मैं आप बता दूं कि प्रदेश के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर जब हरियाणा प्रदेश की बात होती है तो हरियाणा प्रदेश के किसानों की, जो दूसरे उन्नत किसान हरियाणा की तरफ देखते हैं, हरियाणा के उन्नत किसानों की तरफ देखते हैं कि एमएसपी के ऊपर फसल खरीदने वाला हरियाणा प्रदेश है, पंजाब है। जिस प्रकार से अभी मैं देखता हूँ कि बिहार के अंदर जो राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं उसके अंदर चर्चा की जाती है कि हमारी जो है वो फसलें एमएसपी पर 1% खरीदी जाती है गेहूं और 13% खरीदी जाती है वहां की फसल धान की। जिस प्रकार से वहां राज्य के अंदर पॉलिटिकल लोग बात करते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर मैक्सिमम फसलें जो एमएसपी के दायरे में है वो सभी फसलें खरीदी गई हैं। अब की फसल उठान जो शुरू हो चुका है, लेकिन पिछला उठान जो कंप्लीट हुआ, चाहे वो पैडी का हो, गेहूं का हो और फसलों का हो, सबका भुगतान टाइमली हुआ है। अब की भी जो फसल उठान चल रहा है उसका भी भुगतान टाइमली, जो किसानों को जो तय सीमा दे रखी है उसके अंदर फसलों का भुगतान हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से किसान हितैषी होने की बात करते हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नौकरियां नहीं है, थाने में थानेदार नहीं है, अध्यापक नहीं है, ये नहीं है, वो सब व्यवस्था एक दिन में किस प्रकार बनती है। तो इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सारे 10 सालों में ही रिटायर हो गए जो कांग्रेस पार्टी ने काम किए थे? यदि ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया,
तो एक नौकरी तो 58 साल तक पूरी करता है। ये अपनी बात पर भी इसमें वो उंगली अपने ऊपर भी उठवा रहे हैं कि हमने ठीक आज है तक कुछ नहीं बात सिंह किया। दमदमा जी, ये तो इस उनकी चीज पार्टी की बात हो गई। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जननायक जनता पार्टी दो बड़े वायदे मुझे याद आते हैं। एक तो आपने 5100 पेंशन की बात की थी, दूसरा ये कहा था 75% युवाओं को आप लोग जो रोजगार है वो हरियाणा के युवाओं को देंगे। इन दोनों ही जी विषयों को आप कैसे जनता में कन्विंस करेंगे? एक कहते हैं कि कोर्ट में चैलेंज हो गया है, उसमें अब वो सब जुडिशियल है मामला, उसमें हम क्या करें। 5100 में आप ये कहते हैं कि आप फुल मेजोरिटी से नहीं होते तो आप 5100 कर देते, अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। ये दोनों आयुष जी, विषय में आप कन्विंस भी जनता यहाँ को करेंगे कैसे? आपका चैनल है आयुष जी, प्रतिष्ठित चैनल है आपका। यदि आपके ऊपर भी कोई माननीय न्यायालय का किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन आ जाए किसी बात पर, तो मैं समझता हूं कि आप भी शायद एक कदम ना बढ़ा पाए उस दिशा में, क्योंकि न्यायालय का पूरा देश मान सम्मान करता है, सम्मान करता है। और ये बड़ी खूबसूरती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, इस देश की खूबसूरती है। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो वायदा 75% तक किया था, यदि वो सरकार के पार्ट पर कहीं पेंडिंग है तो हमें आप कसूरवार कहिए। लेकिन जब मामला कई लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगी या उनको ये गले से नहीं उतरी, वो माननीय न्यायालय में गए। जब माननीय न्यायालय ने इस बारे अपना पूरी तरह से सारा संज्ञान लिया है, वो चीज बारे देख रही है, तो वो पार्ट तो वहां है। हमने अपने पार्ट पे 100% काम पूरा कर। दूसरा जो पेंशन की बात थी, पेंशन के बाद जो हर पार्टी का मैनिफेस्टो आता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो मैनिफेस्टो उस दिशा में आगे होता है कि जब हम सरकार में आएंगे, हमारी फुल फ्लैश सरकार बनेगी, उस समय हम ये चीजें लागू करें। लेकिन जब इस प्रदेश के लोगों के ऊपर दोबारा चुनाव ना थोपा जाए और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश हित के लिए गठबंधन किया, तो उस समय के अंदर दोनों दलों के अंदर हर चीज के, हर मैनिफेस्टो पे, यूं नहीं होते फिर तो मैनिफेस्टो डबल है, हर चीज का एक आओ और कर दो। लेकिन उस चीज के बारे दोनों दलों ने बैठ कर तय किया। और आज भी जो ये पेंशन के बारे बात कहते हैं, हमारे नेताजी कहते हैं इस चीज की है, दुष्यंत जी कहते हैं कि पेंशन 5100 तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। लेकिन पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा कभी नहीं की जाती कि आज हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रहा है। उस चीज में भी चर्चा नहीं करते मेरे कांग्रेस के साथी, क्योंकि आज हरियाणा नंबर 1 पर बना हुआ बुढ़ापा पेंशन देने के लिए। तो इस प्रकार से आज 2750 में पहुंची है, अगली बार फिर और बढ़ेगी और हम इसके नजदीक किया 5100 तो हम करने के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आप जनता को इसमें इस मामले में कन्विंस कैसे करेंगे। विजेंद्र रेड्डी जी, अभी हम लोग सुन रहे थे ओपी चौटाला जी ने कहा कि आप नोट कर लीजिए कि इंडिया नेशनल लोकदल की सरकार आएगी। यहाँ 3 प्रवक्ता बैठे हैं, सबने अपनी अपनी बात को कहा है। आधार क्या है इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आने वाली है, ओपी चौटाला जी जो बात कह रहे थे, और दूसरा 7500 रुपए पेंशन की बात आप लोग कर रहे हैं, 21,000 बेरोजगारी भत्ते की बात आप लोग कर रहे हैं, ये कैसे संभव होगा? आयुष जी, सबसे पहले तो मैं आज हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती है, उनके सच्ची श्रद्धांजलि मेरी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी अर्पित करता हूँ। वो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उनको शांति प्रदान करते रहे। आयुष जी, ये बिल्कुल सही कहा और आपने भी सही दोहराया कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आ रही है। उसका बेस क्या है? देखिए, बेस बहुत बड़ा मजबूत बेस बना हुआ है। जिस प्रकार से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इस सरकार ने अनेकों देश की जनता को इन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। बेशक ये हमारी बहन अधिकारी थी, हमने नौकरियां सबसे ज्यादा दी, हमने पेंशन बुजुर्गों को 2750 रुपए दे दिया। नौकरियों के मामले में इन्होंने नौकरियां काटने का काम किया है, पदों को लेफ्ट करने का काम किया है। और यदि ये कहें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने ठेकेदारी के तहत उनके आधार पर ये संख्या गिना रहे तो प्रदेश की जनता उसको मानने वाली नहीं है। और कहीं ना कहीं चाहे किसानों की हालात देख लो, जवानों के हाल, अध्यापकों के हालात देख लो, किसी भी वर्ग को देख लो, सभी वर्ग परेशान हैं। इसी को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपनी यात्रा शुरू की और उस यात्रा के माध्यम से जहां लोगों को के सामने इस सरकार की गलत नीतियों को उठा करके लोगों को बताने का काम किया जा रहा है, वही लोग सभी कुछ समझ करके पूर्ण बहुमत और समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दे रही हैं और जनता का आशीर्वाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिलेगा। दूसरी बात, क्योंकि भाजपा और भाजपा की तो सरकार बननी ही नहीं है, इन्होंने जो इतने घाव प्रदेश की जनता को कर रखे हैं, ये कितने भी जनसंवाद कर ले। आयुष जी, मैं एक प्रश्न हमारी बहन से पूछना चाहता हूँ कि 2014 में बैठते ही इन्होंने जो प्रचार था, एक मतलब प्रचलन था अपने प्रदेश में कि खुले दरबार लगते थे, मुख्यमंत्री प्रशासन के साथ बैठकर लोगों की समस्या सुनते थे और मौके पर समाधान करते थे, जो ताऊ देवला ने शुरू किया था। इन्होंने बैठते ही उन दरबारों को बंद करके विंडो बनाने का काम किया
और विंडो के अंदर भी गत्ता लगा दिया ताकि कंप्लेनेंट की शक्ल ना दिखाई दे कि वो पर्ची डाल करके चला जाए, और उसका समाधान किसी के नहीं होते हैं। लेकिन अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि उस विंडो से बाहर निकल के इस मुख्यमंत्री जी और विंडो से बाहर निकल करके उन्होंने जनसंवाद करना शुरू कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सरकार घबरा गई हमारी परिवर्तन यात्रा से, इसलिए इन्होंने दोबारा से पब्लिक के बीच में जाना शुरू किया ताकि इनको अपनी खोई हुई जमीन को वापस प्राप्त करने का प्रयास करें। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं, इनकी भी हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई जमीन नहीं है। कितनी बड़ी ये रैली कर लो और कितना ही बड़े ये प्रोग्राम कर लो, क्योंकि ये रैली आयुष जी कांग्रेस की रैली नहीं थी। मैं पहले दिन से कहता हूं हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। हरियाणा प्रदेश में हुड्डा कांग्रेस है और ये रैलियां भी हुड्डा की होती हैं। और जिस प्रकार से इनके दूसरे बड़े नेता बार बार कहते हैं, मैं किसी का नाम तो यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन वो नेता ये कहते हैं कि जो ये भाग दौड़ कुछ मिलने वाला नहीं है, इनके हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, कैसे बने थे वो हालात सब जानते हैं। उस टाइम किसके समर्थन में बहुमत था, कौन मुख्यमंत्री की रेस में थे, और बना दिया किसी को। पहली ठीक बात है, तो लेकिन ये गुरु कि साहब अगर आप ये इनका कहते हैं कि ये हुड्डा जनता का कांग्रेस है आशीर्वाद या ही वो नहीं जो रैली है वो कांग्रेस की नहीं है, जो भीड़ है वो भूपेंद्र हुड्डा की भीड़ है, तो भाई हुड्डा के इस नाम पर भी अगर भीड़ आ रही है तो वो जाएंगे जब चुनाव में तो वो भीड़ फिर वोट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसमें क्या बुरा है? किसकी हुई नेता है? के नाम पर किसकी तो हुई भीड़ आ रही है ना, कम से आयुष कम जी, भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर। आयुष जी, अगर भीड़ वोट में कन्वर्ट हुई तो मुझे बताइए किसकी भीड़ कन्वर्ट में हुई है? भारतीय जनता पार्टी की 2019 से पहले रैलियां फ्लॉप हुई है। हमारी जींद में रैली फ्लॉप हुई, हिसार में रैली फ्लॉप हुई, लेकिन 19 में फिर ये सरकार बना गई, भले ही कम रही, 40 सीट फिर भी लगे। ये अगर इस भीड़ को, या और भीड़ भी कहाँ थी, कितनी भीड़ थी, 2-2.5 हजार आदमी, 30 MLA अगर 200 आदमी ले गए तो उसको आप भीड़ ना मानिए। इतनी भीड़ नहीं थी, इनके गुने चले सारे वोटर को वहां और वो दिखा देते हैं बजरंग भाई अभी जो है ना, बोल लो यार, दूसरी बात, इतना गलत तो ना बोलो। हुड्डा जो है वो 3,000 आदमी मुद्दे में चले हुए हैं, उनका पता ही नहीं वो इलेक्शन तक रह नहीं पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। आप जाकर मुख्यमंत्री या तो टीवी आपको मैं फोटो दिखा दूं आज भी आपको। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच के ऊपर, बजरंग दास गरजी तो वहां स्टेज पर थे, बता रहे मैंने सुना उनका भाषण, कितनी बार उनकी जीत आती है, बाबा दादा बोल जाते हैं वो, तो कहा वो बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, वो प्रदेश की कमान संभालने के वैसे भी लायक नहीं रहे, अभी बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी जबान फिसल रही है, बोलते होते, कैसे वो हरियाणा प्रदेश की जनता को आशीर्वाद देने का काम आपने कहा कि और फिर कैसे उन्होंने काम किया, ये झूठे वायदे कर रहे हैं। देखिए एक बात और लास्ट में 5 सेकंड लेता हूँ इसी, अभय वर्सेस हुड्डा, बीजेपी मनोहर लाल जी का तो गया काम खत्म हुआ। अच्छा ठीक है, ये आपने एक अच्छा नया सिनेरियो बताया कि मुकाबला देखिए इनेलो और कांग्रेस के बीच में है, अभय सिंह वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा है। ये सीन आपने बताया, आपने तो बीजेपी और जेजेपी को कहा कि वो सीन नहीं है, ठीक है। अब मनोज राठी जी का मैं रुक कर लेता हूँ, ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, हम लोग सब लोग चुनाव का इंतजार करें। मनोज राठी जी, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, यहाँ तो देखिए फ्री वाली बात भी हो गई कि हम तो 300 यूनिट फ्री देने वाले हैं, आप लोगों ने इस तरह के वादे भी किए और सत्ता में भी आए, चाहे दिल्ली की बात करें हम लोग पंजाब की बात करें। हरियाणा की स्ट्रेटेजी क्या है आम आदमी पार्टी की? कहता रहा और हमारे नेताओं ने भी खूब कही कि एक ना एक दिन अरविंद केजरीवाल मॉडल इन लोगों को अपनाना पड़ेगा। इसके रिजल्ट आने साफ आपको दिखाई देंगे, रिजल्ट आने शुरू हो गए। अब कांग्रेस पार्टी ने मान लिया कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन एक बात जरूरी है जो सोचने और समझने की है कि ये लोग वायदा करते हैं, काम नहीं करते। 10 साल पहले राज्य में कांग्रेस थी, 10 साल अभी बीजेपी को हो जाएंगे। ये दोनों पार्टियों ने जो अपने मैनिफेस्टो में इन लोगों ने वायदे किए थे, ये बताने का कष्ट करेंगे उनमें से कितना पूरा किया है। एक बात मैं साफ बताऊंगा, अरविंद केजरीवाल ने जो मैनिफेस्टो में वायदे किए थे दिल्ली सरकार में, जो वायदे करे थे पंजाब में, वो सारे के सारे वायदे पूरे करने का काम करे। वायदे जो करे उससे फालतू काम करे, चाहे आपकी बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, शिक्षा का मॉडल हो, चाहे स्वच्छता का मॉडल हो, चाहे नौकरियों के मामले में बात हो, किसी भी मामले में बात हो, अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है वो करके दिखाई है और चुनाव में इधर उधर की बातें नहीं करी। साफ एक ही बात कही है, अगर हमने काम करे हो तो वोट दे दो और हमने काम नहीं करे हो तो वोट मत दो। मैं तो कांग्रेस वाले साथी को एक बात कहना चाहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये बात खुआ दो आप कि मैंने पिछले 10 साल में अगर काम करे हो तो वोट दे दो, नहीं तो टाल कर दो।
मैं बीजेपी वाले साथी से कहना चाहूंगा कि आप एक बार खट्टर साहब से ये बात मन से कहवा दो कि अगर मैंने काम करा हो, विकास करा हो, तो वोट दे दो, निटाल कर दो। ये दोनों की दोनों पार्टियां जो है झूठे वायदे करने का काम करती है। और एक जो तीसरी पार्टी जिसका कभी सौदा नहीं है, वो 5100 पेंशन का वायदा करके आई थी। अब देख लो, अब क्या बोला जी मैं लगा रहूंगा, बनाता रहूंगा। इन्होंने कहा था कि पहले दिन से 5100 पेंशन लागू करेंगे। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इनकी पोल जनता जानती है, जनता को पता है कि कौन सरकार वायदा पूरे करेगी, कौन वायदा पूरे नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर जिस दिन सरकार बनी, पहली कलम से वायदा पूरा करने का काम करेंगे। आज तक हमारी 2 स्टेट में सरकार बनी है। अब पंजाब की बात करोगे, 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां देखो 35,000 कर्मचारी नौकरी लगाए। 1 साल में 35,000। बीजेपी 3.5 साल में नहीं लगा पाई। और सबसे बड़ी बात, कच्चे कर्मचारी पक्के करे। बीजेपी ने कभी करे हो, कांग्रेस ने कभी करे हो, तो बताने का काम करो। सबसे बड़ी बात, पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया। उससे भी बड़ी बात, वहां 600 यूनिट 2 महीने की बिजली फ्री करी। मैं बताऊंगा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुआवजा को देने का काम करती है आयुष जी। हरियाणा की बात कर लो आयुष जी, मैं तो एक बात ये डिबेट हरियाणा की है ना कि पंजाब दिल्ली की है। पंजाब नहीं वो भाई गर्ग साहब बता रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया, हरियाणा में भी वो यही करेंगे। गुरु जी केंद्र सरकार कहेगी, मैं ये करी, बात तो मुद्दा हरियाणा का है। हरियाणा की बात रखो, हरियाणा में हरियाणा की बात रख रहे हैं, हरियाणा की बात रख रहे हैं गर्ग साहब। वो ये कह रहे हैं जो उन्होंने किया अगर अदर स्टेट में, वो यहाँ भी करेंगे। उनका वो विजन वही है। यही बात मैं बताना चाहूँ कि देखो जो वायदे हम करते हैं वो काम करते हैं। एक बात बताओ जी, जब हमने पंजाब में जो वायदे करे वो हमने पूरे कर दिए, तो हम हरियाणा में क्यों नहीं करेंगे? मैं तो एक बात कहूँ, हमने करके दिखाया है, एग्जाम्पल पेश करा है। तो राठी जी, क्या इससे जनता आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी? क्योंकि एक संगठन की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बहुत बेसिक काम करने पड़ेंगे। क्या जनता सिर्फ इन वायदों से आपके साथ जुड़ जाएगी? एक बात बताओ जी, जब कोई काम करने वाली पार्टी बचेगी ही नहीं, सबको पता है कि आम आदमी पार्टी काम करेगी, तो जनता जुड़ेगी, जनता वोट भी देगी, जनता सरकार भी बनाएगी। एक बात मैं आपने बताऊं, हमारी 2 स्टेट में सरकार है, दोनों में हमने जो वायदे पूरे करे वो वायदे जो करे वो पूरे करने लग रहे हैं और कर भी दिए हैं। मैं कांग्रेस वाले साथी से, बीजेपी वाले साथी से, दोनों से पूछूं, इनकी कितनी स्टेटों में सरकार है, ये क्यों नहीं करते? पहले वहां करके आओ, फिर यहाँ बात करो, फिर तो आपकी बात जचेगी। लेकिन आप कहीं पर कोई काम करने की बजाय यहाँ वायदा करते हो। कितने वायदे पूरे किए? आप ये सवाल उठा रहे, वंदना पोखरी। सीधा सीधा सवाल है। मैं तो एक मिनट पूरी करती बात में। एक बात मैं बिल्कुल आयुष जी कहना चाहूंगा कि एक बार आम आदमी पार्टी का एक वायदा ये गिना दो जो आम आदमी पार्टी ने पूरा नहीं करा हो। आम आदमी पार्टी ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम करे हैं जिनकी नकल इन लोगों को करने पर मजबूर हो गए। नहीं ठीक है, पार्टियों को एक दूसरे से सीखना चाहिए, जनता का भला होना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियां तो यहाँ जनता का भला करने के लिए है ना। वंदना पोपली जी, जवाब दीजिए, कितने वायदे पूरे किए? जी देखिए, जहाँ तक वायदे पूरे करने की बात है, मनोज राठी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी आतिशी जो है वो आजकल आतिशबाजी उड़ा रही है जम के। ये कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास के स्कूल हमने बना दिए हैं, और उनकी आतिशी जी जाती हैं स्कूल में और जाके एक एक ऐसे धज्जियां उड़ाई उन्होंने। बीच में नहीं मनोज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। नहीं आयुष, ये लेवल तो नहीं है आपकी डिबेट का। ये लेवल तो मैं, तो मुझे मालूम है आपकी डिबेट में सबको अपना समय मिलता है, तो मैं किसी के समय में मैं भी नहीं बोली। झूठ क्यों बोलते हो? नहीं राठी जी, सुनिए सुनिए, हमारे भाई बहन सुनिए तो निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी बात को सुनना चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छा है, अगर आप उनकी बात को सुनेंगे तब काउंटर कर पाएंगे। सुनिए पहले। गलती नहीं है जो आपको शिक्षा मिली है ना केजरीवाल से, तो अपने आप को तो सत्यवादी हरिश्चंद्र समझोगे। अरे भाई साहब, बड़े भाई सुन लो, बात को पूरी सुन लो। तो जो थारी आतिशी है, थारी धज्जियां उड़ाने में लग रही है। सुन लो, फिर बोल रहे हो, सुन लो जरा। आपकी आतिशी आपकी धज्जियां उड़ान में लग रही है, पूरा का पूरा उसने स्कूल दिखा दिया कि आपके वर्ल्ड स्कूल क्या करते हैं। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमने इतनी नौकरी दे दी, वो कर दी, ये कर दिया। अरे सैलरी तो दे नहीं पाए आप, टीचर्स तो सैलरी के लिए फिरते रहे, पैसा आपके पास है नहीं। आप कहाँ पर पैसा कर रहे हैं, नई शराब आप नीति लेकर आते हैं, फिर उसको रिवर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद आपके जो नेता है वो जेल में चले जाते हैं। ये सबको मालूम है। अगर इनको आप वायदा पूरा करना कहते हैं तो हम भी अपना वायदा पूरा करते रहेंगे, जो जो भ्रष्टाचार करेगा उसको अंदर भेजते रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर मैं बजरंग दास जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हमारी तो बहुत भीड़ उमड़ रही थी, बार बार वो पूरा जोर दे रहे थे, इतनी भीड़ थी पैर रखने की जगह नहीं थी। जी बिल्कुल मान लिया,
अब खींच खाच के कहीं से लेकर आओगे तो बेचारे आ ही जाएंगे। लेकिन ये जो भीड़ है, ये भीड़ जनता के लिए नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन होता है आपका। गुलाबी, आपको याद है ना गुलाबी पगड़ी वाली रैलियां, और ये शक्ति प्रदर्शन किसको? हाईकमांड को दिखाने के लिए। आप हमें कहते हैं कि हमारी जो रैली होती है उसमें भीड़ नहीं होती, तो आपको इतना बता दूं कि हमारे पन्ना प्रमुख तक बन चुके हैं, 4 लाख पन्ना प्रमुख। अगर हमें आवश्यकता है तो मंडल अध्यक्ष, सबसे पहले जिला अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष, फिर बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख और फिर पन्ना प्रमुख, हम जिसको चाहे बुला सकते हैं, हमारी मीटिंग में आते हैं। लेकिन अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी रैली है तो हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी तंग नहीं करते, और आप तो राजस्थान तक से घेर कर लाते हैं, और वो किसको दिखाना होता है? हाईकमांड को दिखाना होता है। दूसरी बात, यहाँ पर आप कह रहे थे, बार बार प्रश्न आ रहा था इनके लीडर्स के कि हम तो बुलाते हैं, वो आते नहीं है। और मुझे याद है कल भी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि जी कर्नाटका में सुरजेवाला जी बिजी हैं, शैलजा जी छत्तीसगढ़ गई हैं। वो बात अलग है कि शैलजा जी दिल्ली में, सोनीपत से कितनी दूर है दिल्ली, वहां पे केंद्रीय कार्यालय में कल पीसी करती हैं दोपहर बाद में, जो रैली के टाइम का बाद है। उसके बाद वो रैली करती है, लेकिन वो रैली में नहीं पहुंचती है। किरण चौधरी नहीं पहुंचती है, वो कहती है मुझे कोई न्योता घालेगा तो मैं भी वैसे ही देख लूंगी। तो ये जो स्थिति है, ये बार बार जो कहते हैं ना कि हुड्डा ही कांग्रेस, कांग्रेस से हुड्डा, वही सही बात है। और जिस तरह से अभी यहाँ पर जो एनएलडी के प्रवक्ता वो कह रहे थे कि हुड्डा कांग्रेस है, तो मैं सुनकर हैरान हो गई। ये क्या कहते हैं कि ये हुड्डा कांग्रेस है, ये कांग्रेस वो नहीं रही है। लेकिन फिर भी आप नतमस्तक हो गए कि कैसे भी करके हमारे को साथ में ले लो, कि हम आपके साथ चलने को तैयार है। हालांकि अपने कार्यकर्ता को क्या जवाब देते होंगे कि जिस उन्होंने कहा आप लोगों को तो कंसीडर ही नहीं किया भाई। वो तो कह रहे हैं कि इस बार तो जो मुकाबला है वो अभय सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में ही होने वाला है। आप लोग तो ही नहीं, फिर बीच क्यों मांग रहे हैं? वे बार बार बीच क्यों मांग रहे हैं कि हमें साथ ले लो, हम गठबंधन करने को तैयार है? यानी कि आप ये मैं इसका जवाब देता हूं, मेरी पूरी बात ही नहीं हुई है, मेरे को लेट मी कंप्लीट। इसका मतलब आपके पास 90% भी पूरे नहीं हो रहे हैं। चलिए ठीक है, वंदना जी पूरे नहीं हो रहे, इसके लिए आप कहाँ जा रहे हैं? कांग्रेस के अगेंस्ट हो रहे हैं। गर्ग साहब, जो हुड्डा कांग्रेस से ये आरोप लगा है, बीजेपी भी कह रही है, इंडियन नेशनल लोकदल भी कह रही है, और कह रहे हैं हुड्डा और अभय चौटाला के बीच में मुकाबला होना है इस बार। आपके पास 90% भी नहीं है। ठीक है, चलिए वो विजेंद्र रेड्डी आया हुड्डा, इन्हें पता है। मैं हकीकत बात कर रहा हूं, आपके चैनल पे बैठे हूं, इंडिया न्यूज इतना प्रमुख चैनल है, पूरा देश देखता है। और ये बात कहना चाहता हूं, आज का समय नोट कर लो, तारीख नोट कर लो। कल परमात्मा जाने क्या हो, आज मैं आपके चैनल बैठा हूं, कल मैं रहूं ना रहूं अलग बात है, मगर आज की हवा बता देता हूं। मैं जनता के बीच रहता हूं और 24 घंटे रहता हूं। राठी जी को भी पता है, बहन जी को भी पता है, और हमारे जेजेपी के प्रवक्ता भी पता है। कोई पार्टी छुट्टी नहीं होती, सब हमारे भाई है। पार्टी कोई किसी पार्टी में रहे, हम हैं तो हिंदुस्तानी, हम तो हैं तो एक भाई। मान लो आज इनकी सरकार है, कल किसी और की होगी, मतलब परसों किसी और की होगी। मैं किसी अहंकार में नहीं कहना चाहिए, मैं कहता हूं दावे के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस की पूरी तरह से लहर है। और दूसरी बात, मेरे एक साथी ने कहा भाई आपने जो 10 साल काम किए उसका नाम के वोट मांगो। बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, हमने 10 साल जो काम किया है उसकी नाम की वोट मांगेंगे। और हमने 10 साल काम नहीं किया, आपके चैनल के ऊपर बोल रहा हूं कि मेरी इसको टेप करके वायरल कर देना। अगर हमने 10 साल में 2005 के अंदर, 2014 के अंदर अगर हमने काम नहीं किया, बिल्कुल वोट मत देना। जो घोषणा पत्र हमने जारी किया था और पूरा का पूरा घोषणा पत्र जीजाजी के नाम पर फैसला हो गया। अगर आपने काम किया होगा तो 14 में फिर आ गए। हमने घोषणा पत्र में एक आइटम भी छोड़ी हो। ये कह रहे हैं कि आ जाओ किसान की जमीन फिर भेजेंगे जीजाजी के नाम पर। सुन लो मेरी बहन जी, किसान तो आपने जो किसानों के साथ किया, 700 किसान आपने बनवा दिए, सड़कों पे बिठा दिया। चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच चर्चा मुझे यहाँ समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि दावे अपने अपने हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जनता उनके साथ ही जुड़ रही है, लेकिन अब इसके लिए 2024 का इंतजार करना पड़ेगा और देखना ये होगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी वादा कर रही है, जनता उसको किस नजर से देखती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।